नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजना में। आज बात करेंगे मुजफ्फरनगर दंगों की, जिसने अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस दंगे में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये दंगे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि रविवार को दोपहर के बाद से हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए वक्त पर कदम नहीं उठाया, जिससे इतने लोगों की जानें गईं। उधर विपक्षी दलों ने अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दंगा बीजेपी की साजिश का नतीजा है। सवाल है, दंगों की फसल कौन बो रहा है, लाशों की सियासत कौन कर रहा है, और क्या इसका कोई संबंध है 2014 के लोकसभा चुनाव से? यही आज का एजेंडा। जिन राज्यपाल बीएल जोशी ने सूबे के इतिहास में सबसे नौजवान नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, वही अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने लिखा है, राज्य सरकार ने दंगों को रोकने के लिए सही वक्त पर कदम नहीं उठाया। प्रशासनिक नाकामी के चलते भी दंगा भड़का और इतने लोगों की जान गई। सही वक्त पर कार्रवाई होती तो दंगों पर काबू पाया जा सकता था। हालात इतने बेकाबू होना अफसोसजनक है। जाहिर है, इस रिपोर्ट ने अखिलेश सरकार पर विपक्षी दलों के हमले को नई धार दे दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में घोर अव्यवस्था का माहौल व गंभीर संवैधानिक संकट है, जिस कारण सपा सरकार को बर्खास्त कर यहां तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा असर रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी ने भी यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आरएलडी नेता और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोक लिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह, भारत सरकार ने अभी तक क्या संविधान की धारा 355 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निर्देश दिया है? उधर केंद्र सरकार ने कहा कि वो हालात पर नजर रखे हुए दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप नकारा है। पार्टी का आरोप है कि ये दंगा बीजेपी की साजिश का नतीजा है। जब 84 कोसी परिक्रमा में दंगा ये लोग कराने में कामयाब नहीं हुए, सरकार उसमें कामयाब हुई दंगा और 84 कोसी परिक्रमा रोकने में, तो ये पूरा हुजूम मुजफ्फरनगर में पहुंचा। समाजवादी पार्टी जो भी कहे, लेकिन मुजफ्फरनगर हिंसा की आग में अखिलेश सरकार की साख भी राख हो गई। इससे पहले भी यूपी में तमाम घटनाएं हुई जिन्हें वक्त रहते रोकने की कोशिश नहीं की गई। ये लापरवाही ही विरोधियों को ये आरोप लगाने का मौका देती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी को रास आता है। इसका राजनीतिक फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या अखिलेश सरकार ने जानबूझकर मुजफ्फरनगर में तनाव बढ़ने दिया? दूसरा सवाल, क्या अखिलेश सरकार चाहती तो ये दंगा रोका जा सकता था? तीसरा सवाल, अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों बढ़ गए? चौथा सवाल, क्या दंगों की आड़ में वोटों की फसल काटने की तैयारी हो रही है? और आखिरी सवाल, क्या दंगे रोकने में नाकाम अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए? ये हमारे एजेंडा के 5 महत्वपूर्ण सवाल। इन दंगों में तकरीबन हर दल के नेताओं पर इल्जाम लग रहे हैं और हमारा एजेंडा साफ है, लाशों की सियासत बंद होनी चाहिए। जिन लोगों ने दंगा भड़काया है, जिस राजनीतिक पार्टी का इसमें हाथ है, उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से बीजेपी के नेता हुकुम सिंह, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के एमएलसी रविदास मेहरोत्रा, दिल्ली से उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी, स्टूडियो मौजूद है जमीयत उलेमा हिंद के प्रवक्ता और सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नोमानी, और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हुकुम सिंह जी मौजूद। हुकुम सिंह जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप है कि आपने दंगा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर है? प्रमाण तो हो। आपके खिलाफ एफआईआर है? मेरे नहीं, एफआईआर कराना बहुत आसान है। सरकार के लिए तो कोई समस्या एफआईआर कराने की है नहीं। मेरे ऊपर आरोप क्या है? क्या मैंने कौन सा अपराध किया है? मेरी जानकारी मुझको कम से कम कुछ तो देंगे। कौन सा अपराध मैंने किया है? आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है? एफआईआर दर्ज करना तो आसान है ना।
प्रदेश सरकार अगर चाहेगी तो एफआईआर तो दर्ज हो ही जाएगी। लेकिन मैंने अपराध क्या किया मुझको बताया तो जाए। सर हुकुम सिंह जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप है, आपने वहां दंगा भड़काने, लोगों को प्रवोक करने के गंभीर काम किए हैं। इस वजह से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस आपको खोज रही है। मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं, जहां तक खोजने की बात है मेरे घर का एड्रेस पुलिस को सबको जानकारी है जी। और दूसरी बात भड़काने वाली और आरोप लगने वाली बात है। ये बात सही है कि वहां पर एक पंचायत हुई, महापंचायत हुई जी। उस महापंचायत के करने में मेरा कोई हाथ नहीं, ना मैंने कोई महापंचायत का आह्वान किया। आप पंचायत में मौजूद थे? हाँ, वो मैं बता रहा हूं। आप पंचायत में मौजूद थे? शुरुआत की कि आह्वान मैंने आह्वान नहीं किया, मुझको बुलाया गया। आप पंचायत में मौजूद थे? जो राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं। हुकुम सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि आप पंचायत में मौजूद थे? उन्होंने मुझको निमंत्रण दिया, मैं वहां पर गया। और किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए संभव नहीं है कि जहां 1 लाख आदमी मौजूद हों, उनके क्षेत्र के भी 10-20 हजार आदमी हों और मुझको बुलाएं, वो उसको बुलाएं और वो ना जाए वहां पर, ये संभव है? हुकुम सिंह जी, मेरा सवाल ये कि आप पंचायत के अंदर मौजूद थे जिस वक्त भड़काऊ भाषण दिए गए? मेरी मौजूदगी में कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया, मैं आपको कह चाहता हूं। चलिए, आप वहां इतनी बड़ी अव्यवस्था थी, कोई किसी का भाषण सुन ही नहीं रहा था वहां पर। आप कोई माइक का सिस्टम था वहां पर। आप मौजूद थे? अगर उन्होंने मेरा भाषण सुना है किसी ने, आप मौजूद थे ना? किया गया होगा, आप मौजूद क्यों नहीं? एक आप मौजूद थे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद। विक्रम सिंह जी, इस एफआईआर के आधार पर हुकुम सिंह जी को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि पहले जो औपचारिकताएं हैं, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी, और ये औपचारिकता 24 घंटे में पूरी करके अगर वांछित साक्ष्य मिले जो कि उपलब्ध है, और मैं समझता हूं कि उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए जिसमें गिरफ्तारी शामिल है। गिरफ्तारी शामिल है जी। उत्तर प्रदेश की सरकार 3-4 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक हुकुम सिंह अपने घर में मौजूद हैं और वो बाकायदा टेलीविजन चैनल पर आईबीएन 7 के साथ मौजूद हैं। क्या यह उत्तर प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता है, अक्षमता है, नाकामीपन है, नाकारापन है कि हुकुम सिंह जी अभी भी टेलीविजन चैनल पे आके बयान दे रहे हैं? आशुतोष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर 27 अगस्त से लेकर के आज तक के घटनाक्रम देखें तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक के बाद एक से बड़ा फेलियर हुआ है। पहली चीज, इनको जैसे ही ये घटनाएं हुई थी, इनको बिल्कुल कहर बन के टूट पड़ना चाहिए था, रासुका और गैंगस्टर एक्ट निरुद्ध करना चाहिए था, नहीं किया। उसके बाद महापंचायत तथाकथित, इसको नहीं होने देना चाहिए था, होने दिया। बल्लम फरसा लेकर के लोग सार्वजनिक रूप से और एक समुदाय विशेष की गलियों मोहल्लों में गुजरे, अलाउ नहीं होना चाहिए था। असुरक्षा की भावना आई तो आप देख रहे हैं कि परत दर परत करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से फेलियर हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी होते और अगर पुलिस प्रशासन को यह लगता कि नहीं, इन व्यक्ति के खिलाफ, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एफआईआर तभी पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है, इसका मतलब इनके पास कुछ प्राइमरी कुछ साक्ष्य होंगे, शक होगा। अगर आपने कराया है तो क्या सरकार की नजर में अभी तक हुकुम सिंह सलाखों के पीछे होने चाहिए या टेलीविजन चैनल पे इनको बहस करनी चाहिए? प्रथम दृष्टया जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कहर बन के टूट पड़ना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि ऐतिहासिक हो और नजीर हो। कानून किसी में फर्क नहीं जानता कि ये एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, मिनिस्टर हैं, ये बीजेपी विधानमंडल के नेता भी, कुछ भी हो, कानून सिर्फ दोषी और निर्दोष में अंतर जानता है, इसके अलावा कानून कोई अंतर नहीं जानता है। चूंकि अब इस कानून को और उसके दूरगामी परिणामों को पुलिस तौलने लगी है, इसलिए उसमें एक हताशा या किंकर्तव्य विमूढ़ होने का एक सिम्टम सामने आ रहा है। यानी ये उत्तर प्रदेश सरकार का नाकारापन है कि आपने एफआईआर तो दर्ज कर ली, आपने कंप्लेंट तो दर्ज कर ली और आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब जगह छापे मार रहे हैं, लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। और हुकुम सिंह जी पूरी इज्जत के साथ, मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, ना मेरी कोई उनसे मित्रता शत्रुता है, वो टेलीविजन चैनल पर सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि वो अभी तलाश कर रहे हैं उन लोगों की। आशुतोष जी, प्रथम सूचना का पंजीकृत होना पर्याप्त कारण नहीं है गिरफ्तारी का, लेकिन विवेचना यानी तफ्तीश, साक्ष्य का संकलन और उसके बाद कार्रवाई 24 घंटे में यह हो जानी चाहिए, क्योंकि गंभीर प्रकरण है। और प्रथम दृष्टया जितनी बातें आपके समक्ष हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहुत ज्यादा और आपको विवेचना करने की जरूरत जितनी है आप कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा पर्याप्त समय होता है। और वक्त की गंभीरता को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तात्कालिक गिरफ्तारी न करना, तात्कालिक कार्रवाई न करना, मैं समझता हूं संदेह मन में आता है। आप करना भी कुछ चाहते हैं या नहीं करना चाहते? जी बिल्कुल। जयंत चौधरी जी, आप तो इलाके के सांसद, उस इलाके में आपकी पार्टी का दबदबा माना जाता है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार अपना काम ठीक से कर रही है कि एफआईआर भी दर्ज करती है और गिरफ्तारी भी नहीं होती है? देखिए, सिर्फ श्री हुकुम सिंह जी का केस नहीं है,
3 सितंबर को आईटी एक्ट के तहत आपके 153 120 बी कॉन्स्पिरेसी 153 रिलेट करता है कि आप कैसे कम्युनलाइज कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। तो ये सारी धाराओं के साथ बहुत लोगों पे लगाई गई और उनमें विधायक भी हैं। और 3 सितंबर के बाद पंचायत हुई, उसमें वो लोग गए जी। पंचायत सिर्फ एक नहीं हुई है, सवाल ये है कि पंचायत तो 4 हुई हैं। चौधरी जी, मेरा सवाल जयंत मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक 286 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनकी गिरफ्तारी नहीं है उनमें से वो लोग हैं जो या तो एमएलए हैं या सांसद रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं। तो जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, बेचारा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो लोग ताकतवर शायद नहीं थे, जो किसी राजनीतिक पार्टी से के कार्यकर्ता नहीं थे, एमएलए एमपी नहीं थे, उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत सरकार के पास नहीं है। तो प्रत्यक्ष हो गया है कि जो राजनीतिक परिणाम देखकर ही गिरफ्तारी की जा रही है जी। और कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल इससे उठता है। जब 3 सितंबर को आपने केस फाइल किया और उनमें से एक विधायक ऐसे हैं जो अपने इंटरनेट के माध्यम से इतना जहर बांट रहे थे, सीडी उन्होंने बनवाई, क्या किया, उनके खिलाफ आपने केस दर्ज किया, आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया और जाके उन्होंने और जहर उगला है। ये अक्षमता का प्रमाण सरकार का है। बिल्कुल। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप भी उसी इलाके से संबंधित है, आपका गांव भी हमारे ख्याल से उसी इलाके में पड़ता है जहां पर ये दंगा फसाद हुआ है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट की। यहां तो बड़ा स्पष्ट है कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मेरी इंफॉर्मेशन है कि पुलिस ने सरकार को कहा था कि ये महापंचायत नहीं होनी चाहिए, दफा 144 लगी हुई है, हम इनको रोकेंगे, हम इनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ऊपर से कहा गया कि नहीं, इसे होने दीजिए, आप इसको रोकिए मत। और जब ऊपर से ये आदेश आ गया तो उसके बाद बल्लम भाले लेकर जब ये निकले हैं तो ये बड़ा स्पष्ट था कि ये कोई शांतिपूर्वक पंचायत नहीं हो रही है, बल्कि ये दंगा फैलाने के लिए हो रही है। और इससे पहले भी जैसा कि बताया जयंत जी ने कि जो एक सीडी बनाया और जो तमाम टेलीफोन के द्वारा जो फैलाया गया एक फेक एनकाउंटर का जो सीडी फैलाया गया, उसने पूरा जहर फैलाने का काम किया। और ये काम ऐसा नहीं है, पूरा षड्यंत्र के तहत पिछले 15 दिन से हो रहा था। मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी और मुलायम सिंह जी, क्या उनको खबर नहीं थी? बच्चे को खबर थी मुजफ्फरनगर में कि दंगा होने वाला है, बारूद बिछा दिया गया है, एक चिंगारी की देर है, बहुत बड़ा दंगा होगा। और रोज लोग मारे जा रहे थे, ट्रेनों से निकालकर लोगों को मारा जा रहा था। एक ऐलान हो गया था कि साहब देवबंद ऐसी जगह पर धर्म संसद होगा, धर्म संसद वहां कभी नहीं हुआ, उसके लिए चले जा रहे थे, महंत अवैधनाथ वहां से आ रहे थे, प्रवीण तोगड़िया आ रहे थे, ये पूरा माहौल बनाया जा रहे थे और सरकार तमाशा देख रही थी। तो सरकार इसमें पूरी तरह से यह तो मुलविस है, यह तो चाहती थी कि दंगा फैले, यह तो चाहती थी कि ध्रुवीकरण हो, यह तो चाहती थी कि मुसलमान असुरक्षित होकर उसके वोटों का जो है वो खेल बने, और या फिर वो बिल्कुल नाकाम सरकार है जिसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा माहौल पूरा बनाया जा रहा था और इस बात की जानकारी प्रशासन को थी। 27 तारीख का वाकया है, पूरे एक हफ्ते तक सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। लेकिन हुकुम सिंह जी, हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का, जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश करें, हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। बट हुकुम सिंह जी, जिस तरीके से शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई उस इलाके में कभी भी देवबंद के इलाके में इस तरीके धर्म संसद नहीं की गई थी, क्या ये जानबूझकर पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से? मुझको थोड़ा सा अपने बारे में कहने दीजिए पहले। जी बोलिए। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं उस बात। जी। पंचायत करने वाला मैं नहीं हूं, पंचायत की अनुमति लेने वाला मैं नहीं हूं। सर, आप पंचायत में मौजूद वाले कोई और है। मेरी बात सुनेंगे, अगर आप बीच बीच में टोकेंगे मैं कह नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं कोई अपना पक्ष नहीं रखा। अगर आपने मुझे अवसर नहीं देना है तो दूसरी बात है। अवसर देने की बात नहीं है, मैं स्वयं कह रहा हूं। मैं इस सवाल पे जा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप पंचायत के दौरान मौजूद थे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई राजनीतिक आदमी, मैं भी एक राजनीतिक आदमी हूं, अगर वहां पर 1 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, क्या सब 1 लाख आदमी वो अपराधी हैं? 1 लाख वही हमें चुनने वाले आदमी हैं, अगर वो हमको बुलाते हम जाएंगे नहीं क्या वहाँ? कौन पॉलिटिकल आदमी ऐसा है जिसको 1 लाख आदमी की भीड़ हो, किसानों की भीड़ हो? आप सामान्य आदमी नहीं है। 80% लोग किसान थे, वो अपराधी नहीं थे। हुकुम सिंह जी, उनको भी अपराधी बना रहे हैं, हमको भी अपराधी बना रहे हैं। हुकुम सिंह जी, आप ये नहीं है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम गए वहां पर और हमने
आप ये बयान देकर भी राजनीति कर रहे हैं। पास में है सर, बुरा मत मानिएगा। 2 मिनट की मेरी स्पीच थी, वो 2 मिनट की स्पीच में अगर एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा हो जो भड़काने वाला हो तो मैं राजनीति से भी समाज से हटने वाला हूं। आप उस इलाके के विश्वास नहीं करता। आप उस इलाके के हुकुम सिंह जी, आप उस इलाके के मजबूत नेताओं में माने जाते हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं, आप बीजेपी विधानमंडल के नेता हैं। अगर वहां पे लोग बल्लम हथियारों के साथ मौजूद थे तो क्या आपने उन लोगों को रोकने की कोशिश की? क्या आपने वहां से फौरन निकलने के बाद पुलिस एक मिनट क्या आपने वहां से निकलकर पुलिस से कंप्लेन करने की कोशिश की? यहाँ से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर सभा स्थल तक 1000 पुलिस वाले थे, क्यों नहीं रोका उन्होंने? मैंने हुकुम सिंह जी मुझसे रुकवा रहे हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, अगर आप वरिष्ठ नेता हैं, पकड़ लूंगा किसी का। अगर आप वरिष्ठ नेता हैं, चाहते मेरे गोली मार देते पहले। आपने क्या कार्रवाई की? आदमी वहां जा रहे हैं, आपने क्या काम किया? सर, हुकुम सिंह पुलिस ने रोके वो? सर, मैं पुलिस वाले मुझको भी कह सकते थे सर, मैं आपसे सभा हो रही, आप ना जाइए, मैं रुक जाता। सर, मैंने अखबार में ये पढ़ा कि रोक टोक पे कोई प्रतिबंध नहीं है। सर, आप मेरी बात नहीं सुन। मैं कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आप उत्तर प्रदेश से मंत्री रह चुके हैं, आप बीजेपी विधानमंडल के नेता हैं। अगर आपने देखा वहां माहौल अराजकता का माहौल है, वहां पे हिंसा भड़क सकती है, क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की कि यहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपने ऐसा किया या नहीं किया? अब मैं एकदम, आपका सवाल सटीक है। मैं वहां पर 20 मिनट रुका, जब मैंने देखा यहाँ माहौल ठीक नहीं है। मेरा एक ही काम था, 2 मिनट में एड्रेस करके, आपने, और वो भी 1 मिनट 2 मिनट का मेरा आपने पुलिस को कंप्लेन किया कि नहीं कंप्लेन किया? एक बात मैंने वहां भड़कावनी, उसके बाद सर मैं आपसे उतरा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उतरने के बाद में आई एम सॉरी सर, कुछ आदमी जख्मी पड़े हुए, पूरा कर ले दीजिए। आई एम सॉरी सर, आदमी मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या आपने पुलिस के ऊपर दबाव डाला? क्या आप पुलिस के आला अफसर से बात कर सकते थे? अरे श्रीमान जी, मैं यही कह रहा हूं। सर, आप राज्य के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या करता? आप राज्य के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। प्रेजेंट देयर, आप राज्य के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। हुकुम सिंह जी, वहां मजिस्ट्रेट मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, मैं किसको इन्फॉर्म कर? आई एम सॉरी सर, आप राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, कह दीजिए नहीं? आप राज्य के गृह मंत्री थे, आप वहां के बड़े नेता हैं। आप चाहते तो आप सीधे मुख्यमंत्री को फोन करके कहते यहां माहौल बिगड़ा हुआ है, आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश। आपने ये नहीं किया। आप मुख्यमंत्री के स्टाफ से पूछिए, आप मुख्यमंत्री के स्टाफ से पूछिए कि मैं 3 दिन से उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, वो लाइन पाए क्या? सर, आप मेरे सारे फोन रिकॉर्ड देख सकते, मेरे फोन रिकॉर्ड चेक कीजिए। मैं बराबर लगातार 3 दिन से प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, उनको अवगत कराना चाह रहा था कि स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पर। सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। नहीं बात की मुझसे, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप मेरे सवाल का जवाब दी। मैंने कहा कि जिस दिन पंचायत हुई, आपने पंचायत मंत्री से संपर्क करने का प्रयास करता रहा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं क्या करूं? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पूछिए सवाल आप क्या है? मेरा सवाल यह है कि जब आपने देखा वहां अराजकता का माहौल था, लाखों लोग वहां पे इकट्ठा थे, आपको लगा कि वहां हालत ठीक नहीं है, क्या आपने वहां से निकलने के बाद राज्य के आला ऑफिसर, डीजीपी, आईजी, वहां के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को आपने इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि यहां ठीक करिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते? आपने ऐसा किया इमीडिएटली या नहीं किया? मेरा हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं, हाँ ना में तो कोई जवाब होता नहीं जब तक मैं उसके तर्क आपने नहीं किया। हाँ में कोई जवाब नहीं, आपने नहीं किया। आप मुझसे हाँ ना में जवाब पूछ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मैं वहां से निकला हूँ सर, मैंने देखा कि 50 आदमी। सुन लीजिए आप, मेरी परिस्थिति समझेंगे नहीं आप? सर, मैं कुछ लोगों ने मुझको बताया कि आदमी कुछ जख्मी पड़े हुए हैं, उनको इलाज नहीं हो रहा है। राज्य के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, आप भी आला ऑफिसर रहे, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि फौरन प्रशासन को, अगर प्रशासन वहां का मजिस्ट्रेट नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, डीएम नहीं सुन रहा है, तो डीजीपी को इन्फॉर्म करते, किसी को इन्फॉर्म करके बताते भाई हालत खराब है? अगर करते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। माननीय हुकुम सिंह जी बहुत वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं जी, और मैं समझता हूं कि हम अपने कृत्य से किसी न किसी कृत्य को मूक सहमति देते हैं जी। हमारा जलसे में जाना, हमारा जलसे को संबोधित करना जी, और हमारा जलसे में मौजूद रहना, इस बात का द्योतक है कि हमने मूक सहमति दी है उस पंचायत को जी। आज हम कुछ भी कह दें कि हमने किसी को फोन किया, नहीं किया, उसके हालात नहीं थे, लेकिन हमारी मौजूदगी, संबोधन और उपस्थिति पर्याप्त कारण है, और जिसके बारे में हमें अपना स्पष्टीकरण जांचकर्ता अधिकारी को देना होगा। नुमानी साहब, आप उस इलाके में जमीयत उलेमा हिंद एक बड़ा संगठन है, आप उस इलाके में बहुत मजबूत माने जाते, आप उसके सेक्रेटरी हैं,
क्या आपको इस बात का एहसास था कि जो हालात वहां हो रहे हैं वो हालात अंततः दंगे में तब्दील होंगे? ये बिल्कुल पहले से मालूम था। ये जो अभी जो 10 दिन की बात जो आप कर रहे हैं, ये 10 दिन नहीं बल्कि हुकुम सिंह जो है इधर जून और जुलाई अगस्त वो उसी वक्त से जब कप्तान अब्दुल हमीद हैं वहां, ये अंदरूने खाना जो है वो मुहिम और जो है सरगर्मियों में लगे हुए थे, सांप्रदायिक द्वेष को फैलाने में, माहौल को बिगाड़ने में। अब्दुल हमीद कौन साहब है ये अब्दुल हमीद जो कप्तान है एसपी जो है, उनके समय में ये शुरू हो रहा था। जी जी। हाँ। और ये पूरी तरह उसमें लगे हुए थे और इनके जितने साथी हैं। और ये जो परिक्रमा जो है बाद में हुई, तो ये जो मुलायम सिंह की बेटे की जो सरकार बनी तब से ये लोग जो परेशान थे, हुआ ये कि फसल तो इन लोगों ने बोई, लेकिन यह है कि वो बढ़ने का मौका जो है वो मुलायम सिंह ने भी जो है वो फराहम किया, अवसर दिया कि जो है फसल बने ताकि दोनों तरफ से जो है राजनीति हो और ध्रुवीकरण हो जो है वोटर्स की। तो ये जो है इसमें राजनीति भी है। और किस पार्टी को आप जिम्मेदार मानते हैं इसमें? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका संगठन बड़ा है हिंदुस्तान के अंदर, आपका संगठन उस इलाके में बहुत पावरफुल है, आपके लाखों फॉलोअर्स उस इलाके में। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार जो है सब हैं। मतलब यह है कि मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार, सिर्फ उनकी पार्टी जिम्मेदार है? मुलायम सिंह सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी सिर्फ जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। सब पार्टियों की जो है राजनीतिक स्वार्थ है और राजनीतिक रोटियां सेकने की अपने अपने अंदाज में सबने जो कोशिश की है। लेकिन यह है कि ज्यादा जो है जिम्मेदारी जो है और जो देखने में आया, जो हमारे हर गांव में और जिले में और शहर में जो हमारे लोग हैं जो इंफॉर्मेशन देते थे, तो ऐसे लगा के जो है वो फसल बोने का काम जो है बीजेपी, संघ के लोग और हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह जो है वो ढील देकर जो है वो थोड़ा फसल को जो है और लहलाने का जो है। देवबंद में इस बात को लेकर चिंता थी? बिल्कुल चिंता थी, बहुत दिनों से जो है। और हमारे यहां से जो है प्रेस व्यक्ति भी जो है वो जारी किया गया। हम लोगों को तो जो है बराबर जो वहां से सूचना मिल रही थी कि ये लोग इस तरह के माहौल को बनाने, और जो है ये 2014 का जो आम चुनाव है उसको सामने रखते हुए पूरा खेल चल रहा था। और जो है वो संघ और बीजेपी वगैरह का निर्देश और हिदायत भी जो है किसी न किसी दर्जे में अनलिखित जो है इन लोगों को थी। ये हम एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संपर्क समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा से हो जाए। वो जैसे आएंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा कि नुमानी साहब भी कह रहे हैं, कहीं न कहीं मुलायम सिंह और उनकी पार्टी की तरफ भी इशारा है, साथ ही दूसरी राजनीतिक दल की तरफ भी इशारा है कि सब लोग जो है 2014 के चुनाव के मद्देनजर वहां पे सांप्रदायिक माहौल फैलाने की कोशिश कर। शाहिद सिद्दीकी साहब, जैसा कि नुमानी साहब कह रहे हैं कि उस इलाके में दरअसल सारा का सारा खेल जो है वो एक घटनाक्रम को लेकर चुनाव की राजनीति के मद्देनजर था। देखिए आशुतोष जी, सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये खेल हो रहा है। अब मुसलसल खबरें आ रही हैं कि किसी जो है प्लेस ऑफ वर्शिप में कोई चीज फेंक दी गई, कुछ धार्मिक किताबों को फाड़ के फेंक दिया गया। इस तरह के इंसिडेंट्स जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका मकसद टकराव बनाना और दंगे कराना है। यहां पर मौका मिल गया, यहां पर इसको बढ़ा दिया गया। लेकिन जो नुमानी साहब ने बात कही बिल्कुल सही कि फसल उन्होंने बोई थी, लेकिन इसमें खाद जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने डाली, इसमें पानी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने डाला, ये मानते हुए कि मुसलमान भयभीत होकर हमें फिर से दोबारा वोट देगा जो उनसे नाराज हो चुका है। और दूसरी तरफ उनकी राजनीति यह है कि हमें एक संप्रदाय के वोट मिल जाए, दूसरे संप्रदाय के इनको मिल जाए। लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि अवाम में इनसे बहुत ज्यादा नाराजगी है। ये खेल अब चलने वाला नहीं है। लोगों के अंदर बहुत इस बात को लेकर समझ आ गई है और इस बात की समझ आई है, लोग नाराज जो है भाजपा से ज्यादा समाजवादी सरकार से हैं, क्योंकि दंगा तो कोई भी कराने की कोशिश कर सकता है। चोर चोरी करेगा, लेकिन पुलिस ये कहे कि तब हम क्या करें, चोर तो चोरी कर रहा है, सुनता ही नहीं हमारी बात, चोरी करता है। अरे चोर तो चोरी करेगा, पुलिस का काम है उसको गिरफ्तार करना, गवर्नमेंट का काम है दंगाइयों को रोकना। गवर्नमेंट के जबकि नजर आ रहा था कि दंगा होने वाला है और दंगे का पूरा माहौल तैयार हो रहा है, हर रोज उसके लिए यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स के बावजूद कोई यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे। विक्रम सिंह साहब, क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाने चाहिए? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए जाने चाहिए थे कि जो भी सांप्रदायिक गुंडे हैं, सांप्रदायिक तत्व हैं, उनकी पहले ही गिरफ्तारी, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन यानी निरोधात्मक कार्रवाई, नाजायज अस्त्रों के बारे में कार्रवाई और छापे, जो शरारती तत्व हैं उनको निरुद्ध करना और जगह जगह गश्त और गाड़ाबंदी सुनिश्चित करना। थाने के 4 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं: सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, रजिस्टर नंबर 8 और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं इनकी निगरानी करना। मुझे यह बताया गया है कि इस प्रकार की कोई गतिविधियां कार्रवाई नहीं हुई। 40
थानों के जनपद में एक भी गिरफ्तारी का न होना एक आश्चर्य का विषय है। और घटना होने के बाद अगर हमने 30 कर लिए 90 कर लिए उसके कोई माने नहीं है। घटना के पहले आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए था। आपको नाजायज हथियार और जो और ऐसे मशकूक लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए थी, आपने नहीं की, तो इसका परिणाम तो सामने था ही। बिल्कुल, जिस तरीके से आप विक्रम सिंह जी कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। यानी जब यह घटनाक्रम बन रहा था, जिस तरीके से माहौल वहां पैदा हो रहा था, उसको रोकने की कोशिश पहले से होनी चाहिए थी। उसको रोकने की कोशिश नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि आज अंतिम सूचना मिलने तक 31 लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके जिन इलाकों में पुलिस नहीं पहुंची है और आशंका इस बात को लेकर यह है कि यह संख्या बढ़ सकती है। यानी यह कोई मामूली घटना नहीं है और इसमें सरकार की पूरी जवाबदेही बनती है, चाहे उनकी गलती हो या ना। और छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी और उनकी सरकार के इस पूरे मसले पर क्या कहें। और छोटे से ब्रेक